वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और अभी तक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने स्टडी की अभी तक हमने मोनोहाइब्रिड देखा। मोनोहाइब्रिड में हमने टेस्ट क्रॉस देखा, फिर हमने डाईहाइब्रिड देखा। डाईहाइब्रिड का मैंने आपको टेस्ट क्रॉस करने के लिए बोला है, बट ओनली द वन स्टूडेंट जस्ट दे सेंड मी द आंसर, ओके, एक्सेप्ट फ्रॉम देम none of you just send me the answer, so just I request you, ठीक है। जो भी बेटा आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम्स, आइदर बोर्ड एग्जाम्स और फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर आप मेडिकल एंट्रेंस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते अप टू यू, बट द बोर्ड एग्जाम्स आपको देने ही पड़ेंगे ना। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट स्किप इट। और टाइम ऐसा होता है बेटा, इफ यू आर डूइंग योर वर्क अलॉन्ग विद द टाइम देन इट गिव यू सम आउटपुट। और अगर आप सोचते हैं कि लाइक हम चीज़ों को पाइल ऑन करके देन फिर हम स्टडी करेंगे, ओके, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ना कुछ आपको आउटपुट मिलता है। सो दैट्स द बेस्ट टाइम दैट यू कैन स्टडी अबाउट योर टॉपिक वेरी एफिशिएंटली। चलिए, आज के इस लेक्चर में हमने जैसे कि लास्ट पॉइंट में हमने स्टार्ट किया था डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। मैंने आपको बताया था कि लाइक द कंप्लीट डोमिनेंस, like we studied about all three kinds of law of dominancy, law of segregation and law of independent assortment। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम और थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में हम और देखेंगे। उसमें हमने देखा था कि जब गैमेट्स बनते हैं तो हर एक कैरेक्टर फ्री हो जाता है, तो वो गैमेट जब फॉर्मेशन होते हैं तो गैमेट जब फॉर्मेशन होता है तो इंडिपेंडेंटली जो फैक्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और असॉर्टेड हो जाते हैं, तो हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि मेंडल के जो 3 लॉ है उनमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सेग्रीगेशंस के एक्सेप्शंस ना के बराबर है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिलेगा आपको कभी भी, क्योंकि ये होता है, दिस इज रियलिटी। ये रियलिटी सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी प्लांट्स में और ओनली यू कैन सी दी इन बॉटनी, इन लाइक इन बॉटनिकल प्लांट्स में आपको ऐसी सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। सेम यू कैन ऑब्जर्व इन योर सेल्फ ऑल्सो। आप ह्यूमन में भी यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन में भी होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, फिर हमें देखा था कि जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शंस है, जैसे कि कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, फिर लाइक एंड प्लियोट्रॉपी, ये 3 डिफरेंट मेंडल के डेविएशंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के डेविएशंस है। तो हमने लास्ट लेक्चर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में स्टडी की थी कि एक जो मेंडल ने बताया था कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, और उसके बेस उसी पे जो एक एक्सेप्शन आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, जो आपकी डोमिनेंट जीन होती है वो एक्चुअली प्रॉपर वे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उस पर कुछ रिसेसिव जीन्स भी अपने आप को मिक्स कर देती है। तो लाइक क्या होता है कि प्रॉपर वे से जब डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो उस रिसेसिव जीन भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन देती है एंड देन कैरेक्टर गेट मिक्स, और जब कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं देन आपको F1 जनरेशन में कुछ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। हमें जैसे कि आपको मैंने बताया भी था, रेड और व्हाइट के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो आपको पिंक कलर मिलता है। ओके, सो ये हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में देखा था। फिर हमने देखा था हम F2 जनरेशन में जब हम कराते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के आसपास आपको मैच करते हुए मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के जो हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप स्टडी किए थे ना, उसमें देखा था कि जीनोटाइप तो F1 हाइब्रिड से मैच, जो F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मैच, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मैच कर रहा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन से मैच कर रहा था, बट जीन फिनोटाइप मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, फिनोटाइप जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप था 3:1, लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जो फिनोटाइप था वो था 1:2:1, जैसे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप वहाँ पे सेम ही था। चलिए, ये हमने देखा था लास्ट टाइम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, ठीक है। तो देखिए फिनोटाइप 1:2:1 और आपका जीनोटाइप भी 1:2:1। ये जीनोटाइप रेशियो यही मैच करता है आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, बाय द वे फिनोटाइपिक रेशियो मैच नहीं करता है। चलिए, इसके अलावा डोमिनेंसी आपकी बुक के अंदर कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के साथ में कुछ 3-4 पॉइंट्स जुड़े हुए हैं डोमिनेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहले मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। जो पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि जो लाइन बुक में दी गई है पहले उनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कोडोमिनेंस पढ़ेंगे। ठीक है, एवरी जीन दैट यू नो एज यू नो बाय नाउ कंटेन इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। देखिए, जीन जो एक आपके जीन की हम बात करें तो जीन होती क्या है, अपना एक्सप्रेशन कैसे करती है, प्रोटीन को सिंथेसिस करके। हर एक पर्टिकुलर जीन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करती है।
इट प्रोटीन मे बी एनी फॉर्म, लाइक आपका प्रोटीन जैसे आपकी जो आपका स्ट्रक्चर है, आपका आपका ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर बॉडी इज कंट्रोल बाय योर जीन, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है। ठीक है, आपके जैसे स्पेसिफिकली जैसे कि एंजाइम्स को बनना, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर एंजाइम्स, क्या होते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स जो बनते हैं दे आर द फंक्शनल प्रोटीन, इट इज आल्सो सपोर्टेड बाय ये जीन। आपके हर एक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो आपका हर एक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सिर्फ जीन का ही एक देन है, लाइक जीन के थ्रू ही कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन के फॉर्म में करते हैं। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर द टू कॉपीज ऑफ ईच जीन एज अ पेयर ऑफ एलील। अगर हम अपनी बात करें, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ओके, वी आर नॉट अ हैप्लॉइड, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, बिकॉज डिप्लॉयड में, क्योंकि डिप्लॉयड मतलब 2n, डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ, 2n हुआ। n 2n को मतलब n, एक n आपके पैर आपकी मदर से आता है, एक n आपके फादर से आता है, तो दोनों मिलकर आपके डिप्लॉयड, आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, हम सब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जिसमें जीन जो होती है वो पेयर में होती है। ठीक है, जो जीन होती है मतलब जैसे कि जो जीन होती है वो पेयर में होती है, और कह सकते हो पेयर ऑफ एलील होती है, मतलब एक एलील आपके फादर से आएगा, एक एलील आपके मदर से आएगा। तो जीन हमेशा आपके पेयर में होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। ओके, मतलब होमोलोगस जीन होती है, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगी, जैसे कैपिटल टी, ठीक है, दो एक मतलब लॉन्ग प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की बात करें तो कैपिटल टी लॉन्ग प्लांट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एक जीन नहीं है, इसकी दो जीन है, मतलब ये एक पेयर ऑफ एलील है, तो हर जीन की एक दूसरी कॉपी भी होती है, जिसको हम एलील कहते हैं। नाउ दिस एलील्स नीड नॉट टू बी ऑलवेज बी आइडेंटिकल। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज की आपकी ये जो एलील हो वो एक जैसी हो, इट मे बी हेटेरोजाइगोट। ठीक है, हमने देखा भी है, जैसे कि कैपिटल टी वो होमोजाइगोट है, और जो कि टॉल प्लांट को एक्सप्रेस करती है, लेकिन दैट जीन इट मे बी द हेटेरोजाइगोट, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, वो हेटेरोजाइगोट है, लेकिन एक्सप्रेशन फिर भी वो टॉल प्लांट का ही कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने एक पिक्चर मिला था आपको समझाने के लिए, देखिए, these are the two chromosome, this is chromosome number 1, chromosome number 2। अब chromosome number 1 में अगर आप देखेंगे, there is a one allele for a purple flower। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, ये है आपका क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, और ये है आपका क्रोमोसोम नंबर 2, ये दो क्रोमोसोम है, और ये जो दिख रहा है ना, ये जो है, इसे बोलते हैं लोकस। लोकस मतलब जहां पे जीन प्रेजेंट होती है। लोकस क्या होता है, मतलब वो पोर्शन जहां पे जिस पार्ट पे जिस क्रोमोसोम जिस पार्ट पे जीन प्रेजेंट होती है उसको हम लोकस एरिया कहते हैं। क्रोमोसोम क्या है, दे आर लाइक कंप्रेस्ड पोर्शन ऑफ अ डीएनए। ठीक है, अब जब से डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे आपका डीएनए भी कंप्रेस होता है, जीन भी कंप्रेस होती है, तो आपको वो जो जीन होगी वो लोकस, जिस पोर्शन में प्रेजेंट होगी उसको हम लोकस कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक दूसरी लोकस पर जीन प्रेजेंट है। एंड देयर द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर का मतलब है कि ये पेयर, आप ये वाला जो फर्स्ट क्रोमोसोम है फॉर एन एग्जांपल आपके मदर से आया है, और ये वाला क्रोमोसोम फॉर एन एग्जांपल आपके फादर से आया है। ठीक है, तो अब ये एलील आपकी जो है, मतलब ये जो पर्टिकुलर एलील, मतलब ये जो पर्टिकुलर जीन है, ये पर्पल फ्लावर के लिए इंडिकेट करता है, और ये वाला जो जीन है वो व्हाइट फ्लावर को इंडिकेट करता है। समझ में आ गया, ये पर्पल फ्लावर के लिए इंडिकेट करता है और ये व्हाइट फ्लावर को इंडिकेट करता है, मतलब ये जो जीन है, ठीक है, ये एलील है, लेकिन होमोलोगस है। ये पर्टिकुलर एलील आपके पर्पल फ्लावर के लिए, ये पर्टिकुलर एलील आपके पर्टिकुलर जो एलील है व्हाइट फ्लावर के लिए। ठीक है, मतलब ये हेटेरोजाइगोस है। होमो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होमोजाइगस हो, अगर होमोजाइगस होता तो ये भी पर्पल के लिए होता, ये भी पर्पल के लिए होता। तो फॉर एन एग्जांपल आप इसको पर्पल है मान के चलो, आप पर्पल कलर को हम लिखते हैं वॉलेट कलर। ठीक है, तो कैपिटल वी, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मैं एकदम यहाँ ये लेता हूँ ना, यूज कर लेता हूँ, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर पर्पल कलर को शो कर रहे हैं तो वॉलेट कैपिटल हो गया, और ये हेटेरोजाइगोट है तो इसमें स्मॉल भी। लेकिन होगा क्या है कि जब इनकी क्रॉस, जब प्रॉब्लम क्या, जब क्या होता है कि जब इनके गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट बनने के टाइम पे गैमेट बनते हैं तो पर्पल फ्लावर डोमिनेट हो जाता है, तो आपको जितने भी फ्लावर्स मिलते हैं सारे पर्पल मिलते हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट आपको पर्पल फ्लावर मिलते हैं, लेकिन जब उसको आप सेल्फिंग करवाते हैं तो आपको व्हाइट फ्लावर भी दिखाई देगा। तो ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन है, जिसमें आपका पर्पल फ्लावर कंप्लीट डोमिनेंट है व्हाइट फ्लावर के ऊपर। जो पर्पल फ्लावर है वो व्हाइट फ्लावर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट है। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे भी अगर पर्पल कलर का फ्लावर होता तो हम इसको इस तरीके से लिखते कुछ, हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन ये हेटेरोजाइगोट एग्जांपल, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जांपल है आपका। हम कहने का मतलब कंप्लीट डोमिनेंट का एग्जांपल है, बट ये हेटेरोजाइगोट कंडीशंस को शो कर रहा है।
ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपसे बाद में स्टडी करूंगा जब क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ेंगे ना, जब मैं आपसे इनके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा आपसे, ओके। जैसे देखिए जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था राउंड शेप सीड, रिंकल शेप सीड, ये है क्या एग्जैक्टली? देखिए तो बेसिकली क्या है कि जब नेचर में सबसे पहले राउंड शेप सीड ही थे, रिंकल शीट नहीं थे, राउंड शेप शीट ही थे। तो राउंड शेप शीट में क्या होता है कि जैसे कि राउंड शेप शीट आपको पता है डोमिनेंट होता है, और रिंकल शेप जो शीट होते हैं वो सीड जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। राउंड एक सीड का स्ट्रक्चर राउंड कैसे होता है? वो होता है स्टार्च के पॉलीमराइजेशन से, कि जो क्योंकि जो ग्लूकोज शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है और उसका पॉलीमराइजेशन होता है, जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रक्चर होता है पूरा राउंड शेप हो जाता है, जो शेप होता है राउंड शेप हो जाता है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर उसमें कुछ म्यूटेशन आते हैं, तो म्यूटाजेनिक चेंजेस आते हैं, और म्यूटाजेनिक चेंजेस होने की वजह से वो जो सीड होता है वो रिंकल हो जाता है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके जितने भी डोमिनेंसी आपको जो दिखाई देती है ना नेचर में, पहले यही थी, रिसेसिव करैक्टर थे ही नहीं, लेकिन क्या हुआ कुछ म्यूटाजेनिक चेंजेस आए जिसकी वजह से आपके रिसेसिव करैक्टर बने, और जो रिसेसिव करैक्टर बने मतलब नेचर में देखिए चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, नेचर में चेंजेस हमेशा होते हैं। अब वो जो जैसे कि आपने देखा येलो कलर और ग्रीन कलर, तो पहले आपके ग्रीन येलो कलर के ही सीड थे, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस आए, एंजाइमेटिक चेंजेस हुए, और जिसकी वजह से उसका जो कलर था वो ग्रीन हो गया। तो नेचर में पहले डोमिनेंट करैक्टर ही थे, रिसेसिव करैक्टर थे नहीं। देखिए मैं आपसे और मैं समझाता हूँ, अब मैं इसको समझाता हूँ डिटेल में। One of them may be different due to some change it has undergone, okay, about you will read further on in next chapter, which modify the information that particular gene allele contain. कहने का मतलब है कि जैसे कि कुछ करेक्टर्स में कुछ डिफरेंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटाजेनिक चेंजेस। म्यूटाजेनिक चेंजेस कहने का मतलब है कुछ म्यूटेशंस होता है जिसकी वजह से उनके कुछ करेक्टर में डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, और एक अपोजिट एलील का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए पहले जो एलील था वो था, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर राउंड शेप और रिंकल शेप में बात करें तो पहले एलील कौन सा? सिर्फ कैपिटल आर आर था, स्मॉल आर आर था ही नहीं। लेकिन कुछ म्यूटाजेनिक चेंजेस आने की वजह से उसकी सीड रिंकल हो गई और एक नई जीन का एक्सप्रेशन हुआ, वो स्मॉल आर हो गया, ठीक है। सो जिसकी एक्चुअली क्या होता है, वो एक नई एलील बनी है तो एक नया इन्फॉर्मेशन बन गया। और इन्फॉर्मेशन क्या हुआ कि जो स्टार्च का पॉलीमराइजेशन हो रहा था, उसके पॉलीमराइजेशन करने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे वो एंजाइम्स अब नहीं बन पा रहे हैं, और एंजाइम्स जब नहीं बन पा रहे तो सीड आपकी रिंकल रह गई। This changes are called the mutagenic changes. Okay, चेंजेस इस मे बी वेरियस टाइप। अभी म्यूटाजेनिक जो चेंजेस आते हैं ये बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ साइलेंस चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं फंक्शनल चेंजेस होते हैं। ओके, साइलेंस चेंजेस में क्या होता है कि जीनोटाइप में चेंज होता है, लेकिन आपको कुछ फंक्शनल चेंजेस में ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल एलील फॉर्म होता है। कहने के लिए मैं समझाता हूँ, देखिए जैसे आपको पता है कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर कोडोन कोड करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर 10 अमीनो एसिड्स आप लेते हैं, और 10 अमीनो एसिड्स अराउंड 9 टू 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, हम बाहर आपके फूड में होने बहुत, जिसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो आपकी बॉडी जो अमीनो एसिड्स खुद बनाती है, तो उनको कोड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कोडोन होते हैं। ये कोडोन क्या होते हैं, मतलब ये एक्चुअली जीन के एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन किसे होता है? प्रोटीन के फॉर्म में, और प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड्स का बना होता है। कहने का मतलब समझ में आ गया ना, मतलब जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा? प्रोटीन के फॉर्म में। और प्रोटीन कैसे बनेगा? जब अमीनो एसिड्स बनेंगे और आपस में कंबाइन होके जो पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो जीन एग्जैक्टली क्या बनाती है? जीन बनाती है सिर्फ अमीनो एसिड्स, बाद में उन अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जीन क्या बनाएगी? जीन बनाएगी सिर्फ आपका अमीनो एसिड्स बनाएगी, जो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो उनको कुछ पर्टिकुलर कोडोन कोड करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे AUG, ये मेथियोनॉन एक अमीनो एसिड्स होता है, मेथियोनोनिन। तो ये AUG एक कोड है, ठीक है। AUG एक कोड है, ये नाइट्रोजन बेसिस ही है, एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन, ये नाइट्रोजन बेसिस ही हैं, जो कि पर्टिकुलर कोडोन होते हैं, स्पेसिफिक कोडोन होते हैं जो कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, ठीक है। और ये भी एक फिनोमिना है कि एक अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा भी कोडोन हो सकते हैं, एक अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कोई नॉर्मल कोडोन लिखता हूँ आपके सामने, जैसे कि AGC। मान के चलो कि ये एक मान के चलो कि ये एक
मान के चलो कि एक एक्स कोडोन को कोड करता है, फॉर एन एग्जांपल एक एक्स अमीनो एसिड को कोड करता है, एसीजी कोई भी आपका एक अमीनो एसिड है, ठीक है। और मैंने बताया कि एक अमीनो एसिड्स के एक से ज़्यादा कोडोन होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि अब आपका क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ म्यूटाजेनिक चेंजेस आ गए, फॉर एन एग्जांपल इसके ऊपर कुछ म्यूटाजेनिक चेंजेस आ गए, मान के चलो जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल यूवी लाइट का कुछ चेंजेस आ गया, यूवी लाइट का कोई चेंज आया, यूवी क्या होता है, म्यूटाजेनिक एजेंट होती है। तो अब क्या हुआ कि अब चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस फॉर एन एग्जांपल कुछ ऐसा चेंज आया, मान के चलो अब चेंज किस पर आया, जी के ऊपर आया और जी की जगह सी आ गया। और लेकिन खास बात ये थी कि एसीसी भी, ये जो एसीसी बना ये भी एक्स अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, मतलब चेंजेस आए लेकिन एमिनो एसिड्स में कोई चेंज नहीं आया, अमीनो एसिड सेम ही बने क्योंकि एक अमीनो एसिड्स का 2 से ज्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे एसी जान रखना नाइट्रोजन बेस ही है, ठीक है, यही नाइट्रोजन बेस ही बेटा डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और कोडोन बनते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, एप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में आता है, मैं आपको उसको समझा दूंगा। तो ये साइलेंस चेंजेस है, मतलब चेंजेस आए, ठीक है, जीनोटाइप में चेंज आया लेकिन बनने वाला जो एमिनो एसिड्स था वो उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो आपको कोई चेंज फिर फंक्शनल चेंजेस कोई ऑब्जर्व ही नहीं होता, नॉर्मल एलील बनता है। समझ में आ गया, ये होता है आपका साइलेंस चेंज कहते हैं। और एक चेंज होता है फंक्शनल चेंज, जिसमें आपका एमिनो एसिड फॉर एन एग्जांपल चेंज हो गया, और एमिनो एसिड अगर चेंज हो गया फॉर एन एग्जांपल की मैंने आपको भी इन्फॉर्मेशन दिखाई थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया, एक मिनट, हाँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर मान के चलो फॉर एन एग्जांपल एक मिनट, अगर इससे ये ना बन के कुछ ये वाला एमिनो एसिड्स बन गया, ठीक है, मान के चलो कुछ ये बन गया आपका, कोई भी मैं जैसे एग्जांपल लेने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपका ये कोड बन गया, और ये अब ये जो था, ये ध्यान रखना, ये जो कोड था ये एक्स एमिनो एसिड बना रहा था, अब लेकिन अब ये चेंज हो गया, तो फॉर एन एग्जांपल अब ये वाई एमिनो एसिड बनाएगा, अब ये वाई एमिनो एसिड बनाएगा। अब एमिनो एसिड चेंज हो गए, एमिनो एसिड चेंज होंगे तो प्रोटीन का जो प्रोटीन की जो सीरीज है वो चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एमिनो एसिड्स आपके चेंज हो गए तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और अगर प्रोटीन चेंज हो गए तो एंजाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए तो सब कुछ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अब एंजाइम चेंज हो गए तो आपको कुछ डिफरेंट फिनोटाइपिक चेंजेस नजर आएंगे, जैसे कि राउंड शीट में आपके रिंकल शीट बन गए, क्योंकि पहले राउंड ही था, कुछ म्यूटाजेनिक चेंजेस हुए, म्यूटाजेनिक चेंजेस कुछ ऐसे ही हुए हैं कि उसके एक्चुअली क्या हुआ, कुछ कोडोन चेंज हो गए, कोडोन की वजह से एमिनो एसिड चेंज हो गए, एमिनो एसिड चेंज हुए जैसे एंजाइम चेंज हो गया, और जो स्टार्च के पॉलीमराइजेशन के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल था वो एंजाइम अब काम ही नहीं कर पा रहा, वो एंजाइम बचा ही नहीं अब, ठीक है, तो जिसकी वजह से सीड्स आपके रिंकल रह गए। तो लाइक उसे एक अल्टरनेटिव एलिल फॉर्म हो जाता है, जो कि अल्टरनेटिव एलिल फॉर्म हो गया, और अल्टरनेटिव एलिल फॉर्म हो गया तो मान के चलो कि एक अल्टरनेटिव एलिल फॉर्म हो गया, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये आपका एक अल्टरनेटिव एलील फॉर्म हो गया, मतलब पहले राउंड था अब रिंकल भी आ गया, बट अब क्या हुआ कि मतलब अल्टरनेटिव एलील मतलब दो क्रोमोसोम में, ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम में, एक मदर का है एक फादर का है, तो उसमें से एक फादर वाले क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल कैपिटल आर आ गया, और एक मदर वाले क्रोमोसोम की जो लोकस है उसके पास स्मॉल आर आ गया। फिलहाल तो ये अभी भी राउंड को ही डिटेक्ट करेगा, लेकिन क्या होगा कभी फ्यूचर में जब सेल्फिंग करवाई जाएगी, जब इसके बीच में सेल्फिंग होगी, तो सेल्फिंग के टाइम पे सेल्फिंग के टाइम पे क्या होगा, ये कहीं का आपको पता है सेल्फिंग करवाएंगे तो रेशियो बनेगा 1:2:1, जिसमें कहीं ना कहीं आर आर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और एक रिंकल का सीड का फॉर्मेशन हो ही जाए, कहीं ना कहीं तो आएगा ही ना। फिलहाल अभी तो अगर फर्स्ट टाइम अगर एलिल बन भी गया तो फिलहाल अभी राउंड शेप ही, राउंड सीड ही डोमिनेंट है, लेकिन स्मॉल आर आ गया, इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन में नहीं तो सेकंड जनरेशन में ये अपने आप को इंडिकेट तो करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस तो करेगा जब वो होमोजाइटिक कंडीशंस में आएगा। तो ये होती है आपके फंक्शनल चेंजेस की, फंक्शनल चेंजेस में। चलिए, let us say take an example of gene that contain information producing an enzyme, हम जैसे कि इसको और
डिफरेंट फॉर्म में समझाया गया है। जैसे कि मान के चलो कोई एक जीन है जो कि एक एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ जीन एट 2 एलील फॉर्म। आपको पता है कि हमेशा 2 कॉपी होती है जीन की, और ध्यान रखना हमेशा ये मत सोचना है कि 2 कॉपी होती है जीन की, तो 2 कॉपी होती है जीन की तो एक ही क्रोमोसोम में दोनों कॉपी नहीं होती। 2 अलग-अलग क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर वो दोनों जीन होती है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। ऐसा मत समझिएगा एक ही क्रोमोसोम में तो एक जीन ये होगी, तो ये हो गई आपकी 2 कॉपी। नो, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें एक यहाँ होता है, एक यहाँ होती है, मतलब उसके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उसके ऊपर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होगी, उसे बोलते हैं 2 कॉपीज ऑफ जीन। मतलब कहने का होमोलोगस क्रोमोसोम की जो जीन होती है वो होती है आपकी द 2 कॉपीज ऑफ जीन। Let us assume that is a normal allele produce a normal enzyme that is needed for transformation of substrate S। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक नॉर्मल एलील है जो कि नॉर्मल एंजाइम बनाती है, ठीक है, एंजाइम बनाते हैं जो एंजाइम आपके प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। Theoretically, the modified allele could be responsible for the production of। अब मान के चलो उसमें कोई भी आपका म्यूटेशन आ गया और आपका एलील अब मॉडिफाइड हो गया। पहले मान के चलो एंजाइम कोई भी जो फॉर एन एग्जांपल उस एलील के अगर जीनोटाइप देखें, फॉर एन एग्जांपल उसका जीनोटाइप था फॉर एन एग्जांपल AA, जस्ट एग्जांपल कि AA था उस एंजाइम का जीनोटाइप, ठीक है। जो जीन का जीनोटाइप जो जीन थी वो था AA था, ठीक है। अब उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन आ गया, मॉडिफिकेशन आने से क्या हुआ, अब बन गया कैपिटल ए और स्मॉल ए बन गया, ठीक है। अब जैसे मॉडिफिकेशन आया तो मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन जो आया, अब वो मॉडिफिकेशन 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है। या तो क्या होगा कि फॉर एन एग्जांपल नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, मतलब कहने का मतलब नॉर्मल एलील फॉर्म हुआ, नॉर्मल एलील फॉर्म हुआ कहने का मतलब है कि कोई फिनोटाइपिक चेंजेस आपको नजर नहीं आए, सिर्फ जीनोटाइप में नहीं चेंजेस था, लेकिन इसमें मैंने आपको दिखाया ना साइलेंस चेंजेस थे, वैसे ही चेंजेस आए, कोई नॉर्मल एलील फॉर्म नहीं हुआ। और अगर कोई एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाए या फिर एंजाइम ही ना बने तो वो होगा आपका अल्टरनेटिव एलील। तो मतलब कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका एलील 2 बने, एक तो कैपिटल ए था पहले, मतलब पहले आपका था कैपिटल ए, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ म्यूटेशन आया, ठीक है, आपका कुछ म्यूटेशन आया इसके ऊपर, और म्यूटेशन आने की वजह से अब आपकी 3 कंडीशंस बन सकते हैं। 3 कंडीशंस क्या बनेंगे, अगर आपका ये बनता है, सॉरी अगर ये बना म्यूटेशन के आने के बाद कोई खास चेंजेस नजर नहीं आए तो नॉर्मल एलील की कंडीशन होगी, ठीक है, तो नॉर्मल एलील को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर आपके जो चेंजेस हैं वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आए तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका अल्टरनेटिव एलील। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, मतलब वो एलील जब अपने आप को ये जो डोमिनेंसी वाला जो रिसेसिव वाला जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उस केस में या तो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा या एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो अल्टरनेटिव एलील के फॉर्म में केस होता है ऐसा, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ आगे। So in a first case, modified allele is equivalent to the unmodified allele, मतलब कोई आपको कोई changes नजर नहीं आ रहे, it will produce the same phenotype, result in the transformation of substrate S, मतलब आपका इतना ही होगा कि मतलब substrate S में वो convert कर देगा। लेकिन अगर आपका such equivalent allele pair are very common, if the allele produce a non-functional enzymes or no enzyme, the phenotype may be affected, मतलब वो कहीं ना कहीं substrate को convert नहीं करेगा। The phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। कहने का मतलब है जो phenotype और जो trait है, जो भी phenotype या trait है उसका जो वो डिपेंड करेगा कि unmodified allele की functioning कैसी है, ठीक है। जो unmodified allele है कहने का मतलब है जो unmodified allele है उसकी functioning पर डिपेंड करेगा। क्योंकि obviously बात है जो phenotype होता है वो genotype के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। The unmodified allele which represent the original phenotype is dominant allele and modified allele is generally recessive allele। कहने का मतलब है जो modified ही नहीं हुआ, मतलब जो allele जो modified ही नहीं हुआ म्यूटेशन के बाद में भी, तो उसकी जो फंक्शनिंग है, ठीक है, उसके ऊपर आपका phenotype डिपेंड करेगा, उसकी जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर आपका phenotype डिपेंड करेगा कि जो अनमॉडिफाइड हुआ है उससे क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बाय द वे चेंजेस नजर नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो नॉर्मल एंजाइम की जगह आपका एंजाइम तो नॉर्मल रहेगा पर एफिशिएंट हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, इतना ही चेंजेस आपको आ सकता है। अनमॉडिफाइड या फंक्शनली मतलब फंक्शन कर रहा है, which represent the original phenotype is a dominant allele, the modified allele is generally recessive allele। okay।
Hence, in the example, our the recessive trait is seen due to the non-functional enzyme because no enzyme is produced. मतलब कहने का मतलब इस पे एग्जांपल देखा, अगर उसमें कोई रिसेसिव एलील बन गया, रिसेसिव ट्रेट बन गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेंगे या फिर एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, मान के चलो कि ये जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने की वजह से हो सकता आपको उस जनरेशन में नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि जिस जनरेशन में ये म्यूटेशन हुआ उसी जनरेशन में नजर आएगा, नो। आपको किसी नेक्स्ट जनरेशन में ये प्रॉब्लम नजर आएगी कि एंजाइम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में ही वो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में ही वो अपने आप को लाइक एक्सप्रेस करेगा। उस जनरेशन में तो डोमिनेंट ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब वो जाएगा तो उसकी ऑफस्प्रिंग में ये वो एंजाइम नहीं बनेगा। जैसे देखिए एग्जांपल है, सीड शेप, राउंड शेप, रिंकल सीड है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, एक प्रोडक्शन करता है जो कि स्टार्च प्रोवाइड राउंड शेप जीन। कहने का मतलब है कि जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जो सबसे पहले क्या होता है, शुगर है, शुगर से स्टार्च बनता है, स्टार्च की ब्रांचेस बनती हैं और जो कि राउंड शेप बन जाता है। लेकिन अगर स्मॉल आर जीन होता है जिसमें म्यूटेशन आ गया, आप एसपीई जो एंजाइम था वो लाइक अनस्टेबल हो गया, अनेबल हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, शुगर रैंडमली एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और रिंकल शेप शीट बनता है। तो एग्जैक्टली फर्क आया आपके स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रोडक्शन पे म्यूटेशन की वजह से। चलिए, जैसे अब आपको समझ में आ जाएगा, ये जो मैं समझाना चाहता था अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा रिंकल शेप क्यों बना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हुआ तो उसी जनरेशन में आपको म्यूटेशन दिखाई देगा, नहीं, आपको नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन दिखाई देगा। नेक्स्ट जनरेशन में कहीं ना कहीं जब वो अपने आप को जो नॉर्मल जो आपका मॉडिफाइड एलील है, जब वो होमोजैटिक होगा, होमोजाइगोटिक होगा, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, हो सकता है कि उस पेरेंट की दूसरी जनरेशन या तीसरी जनरेशन में आपको नजर आए। ठीक है, इसलिए कई बार क्या होता है कि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक इश्यूज होते हैं जो उस जनरेशन में नहीं आते। जैसे कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड पेरेंट्स में अगर कोई म्यूटेशन हुआ है तो वो उस जनरेशन में नजर नहीं आएंगे, होने वाले ऑफस्प्रिंग और उसके ग्रैंड सन में वो ऑफस्प्रिंग नजर आते हैं, क्योंकि वो F2 जनरेशन होती है। ठीक है, लाइन। अब हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस में, थोड़ा बहुत कोडोमिनेंस समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कोडोमिनेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में फर्क क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका रेड फ्लावर है, ये पिंक फ्लावर है, तो इससे बनने वाला यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए ये आपको ये था आपका रेड फ्लावर और ये है आपका व्हाइट फ्लावर, तो इससे आपको जो फ्लावर बना वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, मतलब इसके और इसके कैरेक्टर मिक्स हो गए जिससे आपको बना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो हमको बताइए कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको ये पिंक भी दिखाई दे रहा है और आपको व्हाइट भी दिखाई दे रहा है, तो ये होता है कोडोमिनेंस। ये ह्यूमन ब्लड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट में, मतलब इन दोनों के मिक्स होके इंटरमीडिएट लेक्चर करेक्टर दिखता है। कोडोमिनेंस में इसके हाफ और मतलब इसके हाफ और इसके हाफ दोनों के मिक्स करके आपको देखिए दोनों दिख रहे हैं, आपको ये पिंक भी दिख रहा है और व्हाइट भी दिख रहा है। Codominance में it is a condition in which a both of allele of gene express in a heterozygous offspring। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब है जिसमें दोनों एलील आपको हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग के अंदर अपने आप को लाइक एक्सप्रेस करती है। फॉर एन एग्जांपल ये व्हाइट कलर की है ना, एक ये ब्लैक कलर की है ना, दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई तो देखिए आपको इसमें दोनों टाइप के करैक्टर दिख रहे हैं, मतलब इसमें इसके जो फेदर थे आपको ब्लैक भी दिख रहे हैं और आपको व्हाइट भी दिख रहे हैं, तो दोनों के करैक्टर शो कर रहे हैं। तो हेट्रोजाइगस है क्योंकि दोनों के करैक्टर आ रहे हैं, तो हेट्रोजाइगस हो गया, तो दोनों एलील अपने आप को, दोनों एलील जो एलील है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सर्टेन चिकन ब्लैक फेदर आर कोडोमिनेंट विद द व्हाइट फेदर। जो आपके जो आपके ब्लैक फेदर होते हैं ये व्हाइट फेदर के साथ में कोडोमिनेंट हो जाते हैं। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, मान के चलो कि फॉर एन एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं ह्यूमन का। जैसे कि एक बॉय है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, एक गर्ल है जिसकी ब्लड ग्रुप बी है। अगर आप उन दोनों की मैरिज करवाते हैं तो जिसके दोनों के अलग अलग ब्लड ग्रुप है, अब लेकिन अब जो सो ऑफस्प्रिंग होगी, उनकी जो बेबी होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, एक है ना, अगर आप मान के चलो कि अगर ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है या बी ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो एक्चुअली क्या होगा, उनसे जो होने वाला बेबी होगा उसमें दोनों ब्लड ग्रुप मिक्स हो जाएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें ए के भी कैरेक्टर आ गए, बी के भी कैरेक्टर आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि ए ही डोमिनेंट है तो ए के कैरेक्टर आ गए, बी डोमिनेंट तो बी डोमिनेंट, नो, उसके होने वाले जो बेबी होगा उसमें ए बी ब्लड ग्रुप होगा।
जैसे यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ देयर आर टू पिग, देखिए यहाँ पे एक ये इस कलर के हैं, एक ये इस कलर का है, आपने जब उनके क्रॉस करवाया तो दोनों के करैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ रेड है, ये व्हाइट है, तो आपने देखा तो यहाँ दोनों ही मतलब दोनों चारों हेट्रोजाइगस है और आपको दोनों के करैक्टर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं स्पेसिफिकली रेड आपको दिखाई देगा, नो, दो रेड डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही डोमिनेंट है। ये एक अच्छा डायग्राम था, वो भी देख लीजिए आप। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका मान के चलो कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर जैसे कि ये एक फॉर एन एग्जांपल ब्लू कलर का है, एक येलो कलर का है। कंप्लीट डोमिनेंट में क्या होगा कि ये जो ब्लू कलर था येलो कलर के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट है, तो आपको ये ब्लू कलर ही दिखाई देगा, क्योंकि जो डोमिनेंस है अपने आप को 100% प्रेजेंट कर रहा है। तो उसका जीनोटाइप क्या हुआ, बी और वाई हो गया, क्योंकि हेट्रोजाइगस है। कोडोमिनेंस में क्या हुआ, कोडोमिनेंस के अंदर आपको ब्लू और येलो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन तो जब भी हेट्रोजाइगस ही रहेगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या रहा कि आपका ब्लू एंड येलो है, लेकिन इनकम दोनों करैक्टर ना दिख के कुछ आपको इनके बीच का इंटरमीडिएट दिखाई देगा, जो कि ग्रीन हो गया। चलिए, आज के लिए इतना ही था। तो कोडोमिनेंस हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा कोडोमिनेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेके। फिलहाल फिर भी जो क्रोमोसोमल है ये मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।